नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। जिस दिन महाराष्ट्र और झारखंड में वोट डाले जा रहे थे, झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग थी और महाराष्ट्र में जो एक ही चरण में चुनाव हुआ तब वो वोट पड़ रहे थे। तब उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट, और उस दौरान जो कुछ चल रहा था उसकी पूरे दिन बात हुई। और उसके पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने हरियाणा में वो नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, तो उनका वो जो सूबा है उत्तर प्रदेश फिर जबरदस्त ढंग से सुर्खियों में है। और सुर्खियों में होने की जो बड़ी वजह है वो है संभल में जो हिंसा हुई है। उस हिंसा के बाद से यदि सबसे ज्यादा कहीं कुछ चर्चा हो रही है देश में तो वो संभल की। और संभल में जो हिंसा हुई है उस हिंसा को लेकर विपक्ष का तो सीधा आरोप है कि वो हिंसा सरकार द्वारा प्रायोजित है, सरकार की एक साजिश का हिस्सा है। और वहां हमने जो कुछ देखा है, बीते 2 दिनों से सब कुछ चल रहा है, उसमें जो स्थानीय प्रशासन का रोल है वो बहुत सारे सवाल खड़े करता है। तो हम जो ये पूरा का पूरा मसला है, मामला है, और आज से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हुआ है, जिसकी ये जो सत्र के पहले दिन संभल वहां जमकर उसकी गूंज हुई है और विपक्ष ने उसे उठाया है। और जो अब सत्र पूरा बचा हुआ है, 20 दिसंबर तक सत्र चलना है, तो निश्चित तौर पर जो कुछ संभल, उत्तर प्रदेश या बाकी और भी हिंसा से जुड़ी खबरें हैं, जो बटोगे कटोगे नारा रहा था, वो जब चर्चा होगी तो वो सब आएगा। तो हम चलेंगे और ये जो बात करते हैं, हम हर दिन अभय दुबे सर से देश की बात जोड़ते हैं। अभय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। अभय सर को आप लोग, हमारा जो दर्शक वर्ग है, हर दिन सुनता है। सर, मैं आज फोकस ज्यादा जो मेरा होगा वो संभल पर होगा। संभल में जो ब्लेम्स हैं कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित पूरा का पूरा जो हिंसा का क्रम है वो है साजिश है, क्या कहिएगा इस पर? शुरुआत यहीं से, आपकी प्रतिक्रिया से अभय सर। सर अनम्यूट अनम्यूट करना होगा, अनम्यूट। मुझे याद आ रहा है 2022 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का एक वक्तव्य, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों देखना। ये उन्हीं का वाक्य है। बिल्कुल ठीक, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उसको पढ़ के ताजा किया है। हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों देखना। एक तरह से वो अपने स्वयंसेवकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी और मथुरा काशी, यानी मथुरा और काशी के विवाद ठीक है, उनको निपटा लीजिए। अयोध्या का विवाद निपट चुका है, वहां पर रामलला का मंदिर बन गया है, और अब ये 2 विवाद और निपटा लीजिए। इसके बाद में हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग देखने की प्रवृत्ति छोड़ दीजिए, उसकी अब कोई खास जरूरत नहीं रह गई है। ये वो कहते हुए सुनाई पड़ रहा है। सवाल ये है कि अभी क्यों हो रहा है ये फिर? इसका अगर मेरा मानना है कि अगर 4 जून का लोकसभा का परिणाम ना आया होता, और अगर अपने प्रभाव क्षेत्र का मतलब है उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत, इस प्रभाव क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 77 से ज्यादा सीटें न खोई होती, तो संभल की शाही जामा मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर का होने का दावा न किया जाता। अब इसके बाद एक नया पैटर्न उभरता है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का दावा किया जाए, हिंदू पूजा स्थल होने का दावा किया जाए, थोड़े दिनों तक बयानबाजी करके हवा बनाई जाए, और फिर अदालत में एक याचिका डाली जाए। आनन फानन में अदालत का आदेश आएगा, सर्वे कराया जाए और तुरंत सर्वे शुरू कर दिया जाए। ये एक पैटर्न है। इस पैटर्न को मैं मानता हूं कि संभल में ही किया गया है। अभी और भी जगहों पर ये पैटर्न इसी तरीके से थोड़ा बहुत हेर फेर के साथ में यही पैटर्न चालू किया जाएगा। ये है क्या कि जब 2022 में सरसंघचालक ये वक्तव्य दे रहे थे, उसी वक्त नरेंद्र मोदी भी ये वक्तव्य दे रहे थे कि जो पसमानदा मुसलमान हैं उनके इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को स्नेह यात्राएं निकालनी चाहिए। उस वक्त मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी दोनों ही इस यकीन पर खड़े हुए थे कि
उनकी बनाई हुई हिंदू एकता बिल्कुल पक्की हो गई है और मुसलमानों के वोटों की जो प्रभावकारिता है, उसकी एफिकेसी है, वो 0 हो गई है। जैसे ही 50%, 55% हिंदू एक दिशा में वोट देना शुरू करते हैं, वैसे ही 15 या 20% मुसलमान कहीं भी वोट दें, उससे कोई फर्क पड़ना बंद हो जाता है। वो बिल्कुल इस बात का उन्हें पक्का यकीन था, इसलिए वो आराम से मुसलमानों की तरफ एक दोस्ती का और एक नरम किस्म का रवैया उनके ऊपर अख्तियार कर सकते थे। उन्हीं दिनों मोहन भागवत ने यह भी बयान दिया था कि भाई मुसलमान का भी वही डीएनए जो हिंदू का डीएनए है, जिस दिन मुसलमान नहीं रहेगा उस दिन हिंदू राष्ट्र किस काम का। ये सब वक्तव्य उनकी तरफ से दिए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही 4 जून आया और 4 जून में उन्होंने देखा कि जिस हिंदू एकता को वो पक्का मानते थे, वो हिंदू एकता पक्की नहीं है, वो भंगुर है हिंदू एकता, वो किसी भी क्षण उनके हाथ से खिसक सकती है। और खासतौर से दलित, अति पिछड़ा, अति दलित, ये जो पूरा हिस्सा है, आदिवासी, ये पूरा हिस्सा है, ये उनका स्थायी वोटर नहीं है, ये आता जाता रहता है, वो कभी वोट देगा और कभी वोट नहीं देगा। उसकी अपनी शर्तें हैं, जब आप उन शर्तों पर खड़े नहीं उतरेंगे, उसकी अपनी कसौटियों पर खड़े नहीं उतरेंगे, तब वो आपकी भाषा बोलना बंद कर देगा, आपके नारों से प्रभावित होना बंद कर देगा और आपको वोट नहीं देगा। तो जैसे ही 4 जून के नतीजे आए, वैसे ही फुर्ती के साथ इन सब लोगों ने अपना पैंतरा बदला और एक जबरदस्त एकता कायम हुई। जो हम लोगों को मतभेद दिखाई पड़ रहे थे कि मोहन भागवत नरेंद्र मोदी पे छीटाकशी कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच में झगड़ा चल रहा है, अमित शाह के बीच झगड़ा चल रहा है, ये सारे झगड़े हो सकते हैं और है भी, लेकिन इनके ऊपर एक बात पर ये सब लोग मतैक्य हैं कि पूरे देश में आग लगा दी जानी चाहिए, एक हिंदू बनाम मुसलमान कर देना चाहिए पूरे देश में। और 1990 का जो माहौल था, राम जन्मभूमि आंदोलन जो अपने शिखर पर था, 1990 के माहौल को वापस लाना चाहिए। केवल तभी वो हिंदू एकता जो कि भंगुर लग रही है, कमजोर लग रही है, उस हिंदू एकता को पुनः पक्का किया जा सकेगा। तो 10 साल तक सांप्रदायिक राजनीति का यहाँ तक सवाल है कि लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट की नीति अपनाई जा रही थी कि बड़े बड़े दंगे ना हो, थोड़ा बहुत लव जिहाद की बात होती रहे, घर वापसी की बात होती रहे, एक आध मुसलमान को बीच में लिंच विंच कर दिया जाए, गोरक्षा का सवाल उठाया जाए, ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के हथकंडे थे। ये अमेरिकी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, वहां से मैंने शब्द लिया है, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, अब हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट पे पूरा मामला शिफ्ट हो गया है। और इसी तरीके से अब देखिए 19 पूरा क्या था कि 19 तारीख को ही आप देखिए ना, 19 तारीख को एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर की जाती है। बिल्कुल 20 तारीख को वोट पड़ने हैं उत्तर प्रदेश में, 19 तारीख को याचिका दायर की जाती है। वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दूसरे पक्ष से कोई पूछताछ ही नहीं करता, उसको बुलाता ही नहीं, उसी दिन वो एक्स पार्टी निर्णय दूसरे पक्ष को सुने बिना एक फैसला दे देता है जी है? और जैसे ही वो फैसला दिया जाता है, उसी दिन सर्वे करने वाला दल नियुक्त हो जाता है, उसी दिन सारे अफसर आ जाते हैं और आनंद फानंद फुर्ती के साथ सर्वे शुरू हो जाता है। अब देखिए, एक सब डिविजन मजिस्ट्रेट कौन होता है? वो एक पूरा जुडिशियल ऑफिसर भी नहीं होता। वो एक क्वाजी जुडिशियल ऑफिसर है, वो अर्ध न्यायिक अधिकारी है। एक अर्ध न्यायिक अधिकारी बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए, जो कि इंसाफ का पहला तकाजा होता है कि दोनों पक्षों को सुनकर फैसला दिया जाता है, उसका भी पालन नहीं करता, एक तरफा फैसला देता है। और एक तरफा फैसले पे तुरंत आनंद फानंद इंतजार किए बिना 3 घंटे के अंदर सर्वे शुरू हो जाता है। वहां पर इत्तेफाक से समाजवादी पार्टी के जो सांसद थे जियाउर रहमान बर्क, वो वहां मौजूद थे, इसलिए वो वहां पर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि सर्वे के दौरान कोई अनावश्यक घटना ना घटे। वो अपने पक्ष से, मुसलमान पक्ष से कहते हैं कि आपको कोई उत्तेजना मूलक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए सर्वे, और वो अपनी देख रेख में उस सर्वे को इस तरह करवाते हैं कि उस दिन ना कोई झगड़ा होता है, ना कोई विवाद होता है, सब सोच समझ के बढ़िया तरीके से वो सर्वे हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, 20 तारीख का मतदान भी निबट जाता है। उसके बाद 24 तारीख को वो कोर्ट दोबारा सर्वे का ऑर्डर देता है। अब दोबारा सर्वे के वक्त में वहां पर जियाउर रहमान बर्क मौजूद नहीं है, वो बंगलुरु गए हुए हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ की बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए। अब वहां पर पूरा दंगा होता है, यानी जो नारे लगाते लोग
सर्वे टीम में लोग नारे लगाते जाते हैं, उकसाने वाले नारे लगाते हैं। बिल्कुल, जो काम 19 तारीख को नहीं हो पाता है वो काम 24 तारीख को कर दिया जाता है। आज ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एक योगी आदित्यनाथ का वीडियो दिखा रहे थे टीवी पर, मैं भी उस कार्यक्रम में मौजूद था, जिसमें योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर दंगा होना है तो हो जाए, एक बार आर पार हो ही जाए। जी हाँ, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं। मैंने 4 जून के फैसले के बाद में कई भाजपा नेताओं से निजी बातचीत की, तो सबका कहना था कि अब हम लोग बहुत जबरदस्त रूप से हिंदू मुसलमान कर देंगे। वो पूरे देश में आग लगाने, ये सब पूरे बटोगे तो कटोगे का नारा हो, चाहे ये कहना हो कि दंगा हो जाए तो हो जाए, एक बार आर पार होना है तो हो जाए, सब पूरे देश में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हो जाए, ये इन लोगों की राजनीति का आज की तारीख में पहला उद्देश्य है। और मेरी मान्यता यह है कि ये काम बार बार कई जगहों पर होगा, ये लगातार होता रहेगा जब तक ये सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता कि समाज पर्याप्त रूप से दो ध्रुवों में बट गया है, हिंदू अलग हो गया है, मुसलमान पूरी तरह अलग हो गया है, दोनों के बीच में किसी भी किस्म का पुल जो था वो पुल टूट गया है। और खासतौर से जो हिंदू अलग हुआ है उसके अंदर दलित भी है, उसके अंदर अति पिछड़ा भी है, उसके अंदर पिछड़ा भी है और आदिवासी भी है। जब तक ये सब नहीं हो जाएगा तब तक ये झारखंड में उन्होंने घुसपैठिए वाला नैरेटिव चलाया। जी हाँ, नैरेटिव यही तो था। छोटा नागपुर में है एक यही तो पूरा संथाल परगना में और छोटा नागपुर में यही नैरेटिव तो चलाया कि यहाँ से बांग्लादेशी आएंगे, आदिवासी लड़कियों के साथ में शादी करेंगे ताकि उनकी जमीनों को हड़पा जा सके। लेकिन आदिवासियों ने सांप्रदायिक होने से इनकार कर दिया और वो जो बंगाल की सीमा से लगने वाले इलाके थे, उन इलाकों में भी 9 सीटें थी, 9 की 9 सीटें हार गए लोग। जी जी, बीजेपी वाले कोलन बेल्ट में हार गए, छोटा नागपुर में भी हार गए, सब जगह हार गए। आदिवासियों ने पश्चिम बंगाल की भी सारी वो हार, मतलब वहां जिसमें बहुत पश्चिम बंगाल में भी हार गए। लेकिन जहां पे नैरेटिव चला रहे थे वहां भी पूरी तरीके से हार गए। अच्छा, अब महाराष्ट्र में जीत गए तो अब महाराष्ट्र में खासतौर से प्रचार किया जा रहा है कि यहाँ पर नारा जो है बहुत चल गया, ये जनता ने इस नारे को बड़ा पसंद किया। मैं मानने से इसको इनकार करता हूं कि जनता ने इनको इसलिए वोट दिया क्योंकि उन्होंने ये नारा लगाया था। हालांकि शरद पवार जैसे लोग भी ये कह रहे हैं कि इस नारे की वजह से और लाड़की बहन योजना की वजह से महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल हुई, तो लेकिन मैं इसको नहीं मानता। मेरे पास और दूसरे तर्क हैं जिनके आधार पर मैं साबित कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति क्यों इतना जीता। उसके ऊपर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कभी। अभी हम लोग संभल के प्रश्न में चर्चा कर रहे हैं। तो संभल का मामला स्पष्ट रूप से वो लोग दंगा कराने की जिद पे अड़े हुए थे, दंगा करा के मानेंगे। 19 को नहीं हो पाया तो 24 को हो गया, अगर 24 को नहीं हो पाता तो 27 को करवा देते। वो दंगा जरूर करवाते वहां पर, क्योंकि दंगा कराना उनकी राजनीतिक पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल सर, इसमें 2-3-4 सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो मतलब कहीं ना कहीं जो आपने मंशा स्पष्ट कर दी कि इनके पीछे क्या है, कि इनको पोलराइजेशन और भयंकर करना, 1990 में हिंदुस्तान को ले जाना है। इसमें एक तो जो प्रशासन, जिस तरीके से पार्टी, आपने एसडीएम वाली बात कह दी, जो अर्धन्यायिक अधिकारी, उसका रोल आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो किस तरीके से उसने सब कुछ किया कि तत्काल दे देता एक्सपर्ट डिसीजन। सर, वहां पर जो स्थानीय प्रशासन का रोल रहा है, अब तो ये भी निकल गया कि कमिश्नर ने आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो पुलिस कमिश्नर है जो वहां के मुरादाबाद के, वो कह रहे हैं कि साहब ये पीएम में आ गया है कि वो जो मौतें हुई हैं 4 तमंचों से मौतें हैं। अब सवाल ये कि आपने 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया, आपने सारे वीडियो खोज लिए, लेकिन ये नहीं खोज पा रहा है वहां का प्रशासन कि वो तमंचा चलाने वाले लोग कौन थे। वो भी तो आप पकड़ सकते थे जब छोटी छोटी चीजें पकड़ ली। ये क्या हो रहा है? मतलब इस तरीके का हमने देखा है। नहीं बताते कि पुलिस वालों के साथ में वो लोग कौन थे जो कि मुंह पे रुमाल बांधे हुए थे। पुलिस वालों के साथ में वीडियो, मैं खुद अभी टीवी में वीडियो देख के आ रहा हूं कि पुलिस वालों के साथ वो लोग कौन थे। क्या वो पुलिस वाले थे जो अपना चेहरा छिपाए हुए थे? वो कौन थे? वो पुलिस वाले थे जो अपना चेहरा क्यों छिपाए हुए थे? क्योंकि बाकी पुलिस वाले तो चेहरा नहीं छिपाए हुए थे। कुछ हथियारबंद लोग थे जो कि अपना चेहरा छुपाए हुए थे। वो क्यों छुपाए हुए थे चेहरा? क्योंकि याद कीजिए, एक जमाने में जब रीता बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तो उस वक्त लखनऊ में उनका घर जलाया गया था। हाँ, तो उस वक्त जो पुलिस आई थी वहां पर, उसके साथ नकाबपोश लोग भी थे घर जलाने वाले। तब मायावती की सरकार थी शायद उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो मैं कह रहा हूं, तो इस तरह से पुलिस का एक ये
होता है साहब, पुलिस वाले जा रहे हैं साहब, नकाब लगाए हुए लोग जा रहे हैं, वो लोग कौन है भाई? पुलिस के साथ नकाबपोश कौन लोग थे, इसकी तो सीधी जवाबदेही पुलिस की है, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं। आपके साथ टीवी पे दिख रहे हैं वो क्लिप में नकाब लगाए हुए, तो आप उनके बारे में बताइए कि नकाब क्यों लगाए हुए थे, क्या धुएं से परेशान थे या क्या वजह थी? वहां आंसू गैस भी चल रही थी, हो सकता है धुएं से परेशान हो, तो वो धुएं से परेशान है तो आंसू गैस तो आंखों में आंसू लाती है, आप नाक पे क्यों नकाब लगाए हुए थे? ये सब देखना, ये सब चीज जो है ना समझने वाली बात है। तो पूरा का पूरा माहौल जो है बड़ा संदिग्ध किस्म का माहौल है। इसमें देखना ये पड़ेगा कि मोटिव फोर्स यानी दंगा कराने का मकसद किसका हो सकता है। इसके भी दो पक्ष हैं, दोनों पक्षों पे ईमानदारी से विचार करने की जरूरत है। एक तो साफ पक्ष दिखता है, इसका हमने भी जिक्र किया कि भाई ये लोग जितना हिंदू बनाम मुसलमान करेंगे उतना उनको भविष्य में चुनाव जीतने में, माहौल बनाने में, अपनी हिंदू राजनीतिक एकता कायम करने में मदद मिलेगी, और वो जाटों को, गुजरों को, त्यागियों को, अति पिछड़ों को, गैर यादव पिछड़ों को, गैर जाटव दलितों को, महादलितों को, इन सबको अपनी जाति भूलकर एक हिंदू के तौर पर, एक उग्र मुसलमान विरोधी हिंदू के तौर पर सोचने की तरफ ले जाने वाला माहौल बनाना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। एक तो ये पहलू। जी। दूसरा ये भी पहलू है, एक जो इस तरफ पे भी विचार किया जाना चाहिए कि भाई चूंकि विपक्ष अभी दो बड़े चुनाव हार गया, विपक्ष वो हरियाणा का चुनाव हार गया, महाराष्ट्र का चुनाव हार गया है, और उत्तर प्रदेश में तो एक ऐसी सीट पे भी विपक्ष हार गया चुनाव, जो जिस सीट में 60% मुसलमान आबादी थी और हमेशा वहां समाजवादी पार्टी का ही उम्मीदवार जीतता था चुनाव, तो वो क्यों हार गया? तो उसमें एक तर्क गढ़ के ये दिया जा रहा है कि ये सब लोग, इन लोगों को लगता था, मुसलमान नेताओं को, ज़ियाउद्दीन बर्क और इस तरह के लोगों को लगता था कि वो उनकी मुसलमानों की ठेकेदारी समाप्त हो रही है, इसलिए उस ठेकेदारी को दोबारा हासिल करने के लिए दंगे वंगे कराए बिना ये लोग उस ठेकेदारी को दोबारा हासिल नहीं कर सकते। इस प्रकार की दलील उनकी तरफ से दी जा रही है। अब पहली नजर में समझा जा सकता है कि भाई वो मजिस्ट्रेट, वो एसडीएम कौन था, वो पुलिस वाले कौन थे, पूरा जिला प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, वो आखिरकार वो 50,000 की भीड़ कहां से आ गई? अगर मस्जिद में एक और है कि वो जो शाही जामा मस्जिद के सदर हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जो भीड़ को लेकर बात है, उन्होंने बताया है कि जो वजू खाने का जो पानी था उसको एसडीएम ने बहाने के आदेश दिए, जब सड़कों पर गया तो लोग इकट्ठे हुए जब पता चला। अब ये भी उनके ऊपर आरोप है कि फोन कर करके उन्होंने लोगों को वहां बुला के भीड़ जमा की। अच्छा, जो भी हो, अगर उन्होंने किया है ऐसा, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, अगर उन्होंने ऐसा किया है, तो फिर पुलिस क्या कर रही थी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी, एलआईयू क्या कर रही थी? भाई माहौल तनाव में था, सर्वे हो रहा था, एक सर्वे हो चुका था 19 तारीख को, उस सर्वे को दोबारा दोहराया जा रहा था, उसमें काफी तनाव था कि एक बार सर्वे हो चुका है, दोबारा क्यों हो रहा है, इलाके के सांसद भी वहां पर नहीं थे। तो सवाल यह है कि ये लोग क्या कर रहे थे, इनके पास सूचना क्यों नहीं थी? 50,000 की भीड़ को रोकने, जमा होने से रोकने, तितर बितर करने के लिए लोगों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, और अब सब कुछ जनता की अदालत में है। मैं ये मानता हूं कि ये कोशिश जरूर कर रहे हैं और भी कोशिश करेंगे, कोई कसर नहीं अपनी तरफ से उठा रखेंगे, लेकिन अब देश की जनता हिंदू बनाम मुसलमान के फेर में फंसने वाली नहीं। देखिए, झारखंड की जनता ने हिंदू बनाम मुसलमान के फेर में फंसने से इनकार कर दिया, और मैं ये मानता हूं कि महाराष्ट्र में भी जो वोट पड़ा है वो इसलिए नहीं पड़ा है कि वो लोग मुसलमानों से नाराज थे, इसलिए उन्होंने महायुति को वोट दिया है। अच्छा, अजित पवार है, अजित पवार की छवि कोई मुसलमान विरोधी नेता की छवि नहीं है। उन्होंने तो बटेंगे कटेंगे नारे का विरोध तक किया था अजित पवार ने। और एकनाथ शिंदे, हालांकि वो शिवसेना के नेता हैं, लेकिन वो भी बटेंगे तो कटेंगे नारे के पक्ष में नहीं थे। खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर पंकजा मुंडे ऐसी नेताओं ने बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध किया था। जी बिल्कुल, क्योंकि वो महाराष्ट्र के आदिवासी राजनीति का चेहरा है, वो बंजारी जाति के हैं, गोपीनाथ मुंडे की लड़की है। जी हाँ, तो ये कहना कि बटेंगे तो कटेंगे नारे की वजह से वहां पर जीते,
अब पूरे महाराष्ट्र में पोस्टर अचानक लग गए हैं कि बढ़ेंगे तो कटेंगे नारे की वजह से योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट जो है वो 94% रहा। जहां जहां वो गए वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। योगी आदित्यनाथ बहुत दिनों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाहर। ऐसी बहुत से कई बार हुआ है कि उनके जहां जाते हैं वो हार जाते हैं मतलब। तो ये सब जो हो रहा है पूरा एक फिर से 90 के दशक जैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब राम जन्मभूमि वाला मसला सामने नहीं है क्योंकि वो मसला तो हल हो चुका है, इसलिए लोगों को अब कैसे भड़काया जाए। बिल्कुल आप काशी के मसले पे लोगों को नहीं भड़का पाए, आप मथुरा के मसले पे लोगों को नहीं भड़का पाए, तो अब तरह तरह से इस तरह की कई 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 तरह के राम जन्मभूमि मंदिर जैसे जिससे मिलते जुलते कई मसले जो हैं उनको 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 उभारा जाएगा। अब हम जानते हैं कि 1991 में एक कानून बना था जो कि रिलीजियस वर्शिप एक्ट कहा जाता है इसको। उस एक्ट के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी पूजा स्थल थे, पूजा स्थलों का किरदार नहीं बदला जा सकता। तो उसको भी अब जिस एसडीएम ने ये आदेश दिया है, क्या उसको इस कानून के बारे में नहीं पता था? वही सवाल। हाँ, तो ये सब जानबूझ के किया जा रहा है प्रशासन में, लोअर जुडिशरी में और यहां तक कि हायर जुडिशरी में भी। इन लोगों के लोग बैठे हुए हैं और वो मीडिया तो भरा ही हुआ है इन लोगों से। एक किसी भी आप चैनल को खोलिए, एक जो एंकर बैठा या बैठी है वो खुद आरएसएस के एजेंट लगती है। एक बीजेपी का प्रवक्ता होता है, बीजेपी के 2 समर्थक होते हैं, एक आरएसएस, मतलब 5 लोगों में 4 लोग तो वही होते हैं। एक में हमारे ऐसे इसी व्यक्ति को बुला लिया जाता है क्योंकि वहां पर दिखावट के लिए, दिखाने के लिए एक ऐसा चाहिए जो कि दूसरे पक्ष का है, उसको बुला लिया जाता है। तो इस तरीके से सब पूरा कार्य व्यापार चल रहा है। जी। अब सर एक चीज, बड़ा सवाल ये भी देखिए, अभी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, लोग कह रहे हैं 2027 की तैयारी है, बहुत दूर है 2000, फिर लोकसभा का चुनाव 2029 में है। इसके पहले अभी कुछ है तो दिल्ली बहुत निकट है, और दिल्ली 15 साल से इनके हाथ में नहीं आ पाया है। तमाम इन्होंने कोशिश कर लिए। तो क्या अभी पहला निशाना यही बटोगे कटोगे या हिंदू मुस्लिम के, आप जरूर ये कह रहे हैं कि नहीं चल पाएगा, लेकिन इतना भयावह तरीके से जो कर रहे हैं, खुलेआम सब कुछ हो रहा है, तो अभी क्या सबसे पहले दिल्ली निशाने पर माना जाए कि दिल्ली के लिए सब कुछ हो रहा है? कैसे इसको देखा जाए? ये देखिए, हो सकता है कि दिल्ली में भी ये लोग फरवरी से पहले दिसंबर या जनवरी में कोई एक दंगा आयोजित कर दें। त्रिलोकपुरी में एक बहुत जबरदस्त दंगा दिल्ली में हो चुका है, अभी नहीं, कुछ साल पहले हुआ था ना। तो दिल्ली में भी हो सकता है। और बटोगे कटोगे वाला नारा तो यहाँ जरूर लगाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ की मीटिंगें भी होंगी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी के कार्यकर्ता भी इस नारे को आगे बढ़ाएंगे। नारा भी यहाँ जरूर लगाया जाएगा क्योंकि दिल्ली में हिंदू ध्रुवीकरण हो मुसलमानों के खिलाफ। सब लोग जानते हैं कि मुसलमान यहाँ आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। अच्छा, अब इसमें यह भी है कि दिल्ली में एक स्थिति यह है कि यहाँ पर कांग्रेस भी एक बड़े ध्रुव के तौर पर मौजूद है। तो उसमें कांग्रेस को भी बहुत दिक्कत होगी जब ये नारा इस तरीके से लगाया जाएगा, और आम आदमी पार्टी को भी दिक्कत होगी। तब देखिए, जब इस तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति खेली जाती है दिल्ली में, तो पिछली बार शाहीन बाग को लेकर ध्रुवीकरण की राजनीति खेली गई, कोशिश हुई थी। हाँ, कोशिश की गई, बहुत कोशिश की गई थी। उसके अंदर गृह मंत्री से लेकर अनुराग ठाकुर वगैरह सारे लोग उसके अंदर शामिल थे। गोली मारो सालों को वगैरह ये सब चल रहा था। तो वो भी बड़ी घृणित राजनीति थी। पिछली बार भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की गई थी, कामयाब नहीं हुई। इस बार भी की जाएगी कोशिश। बिल्कुल, लेकिन अब सर इसका अगर हम एक देखें, बिहार उसके बाद है, तो बिहार में तो इसके जो वहां नीतीश कुमार की जो वो है, एक जिस तरीके से राजनीति करते हैं, तो वहां तो नुकसान होगा। ये मतलब बड़ा कंट्रास्ट सी स्थिति है कि आप नहीं, भाजपा बिहार में भी भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है। देखिए, गिरिराज सिंह नीतीश कुमार के विरोध के बावजूद और दिखावे के लिए स्थानीय भाजपा ने उससे अलग कर दिया था। उन्होंने वो अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा की, उन्होंने गिरिराज सिंह ने, वो नहीं माने। वो इस बात का संकेत था कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अलग रवैये के साथ में वहां पर चुनाव लड़े और इस बात की कोई परवाह नहीं करे कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। तो वहां भाजपा, वहां भी पेशबंदी बिहार में हो रही है। अब उसका क्या नतीजा निकलता है और पेशबंदी किस स्तर तक जाती है, अगर गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को एक हम संकेत माने तो ये नीतीश कुमार के लिए खतरा है। केंद्र में गठजोड़ सरकार है और वहां पे बहुत ज्यादा आप इन चीजों को छेड़ नहीं सकते। नीतीश कुमार के एमपी चाहिए उन्हें, उधर चंद्रबाबू नायडू के एमपी चाहिए, इधर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो 7 एमपी हैं वो चाहिए,
एक एमपी अजित पवार का भी एमपी चाहिए, तो 8 एमपी हैं दोनों के पास मिलकर, तो ये सब चाहिए ना। इसलिए केंद्र की सरकार के संतुलन को ये लोग ज्यादा नहीं बिगाड़ सकते, वरना अपनी तरफ से इनकी पूरी कोशिश है। नहीं, अब सर इसमें कहीं ये भी छुपा हम देख सकते हैं, मान सकते हैं कि बहुत, आपने भी कभी इसमें एक कहा था कि हो सकता है कि एक देश मध्यावधि चुनाव भी देखे, तो क्या उससे भी जोड़कर देख सकते हैं हम लोग कि ये भी एक, कि यदि ये क्यों नहीं, ये मैं तो कह रहा हूं लगातार सब मंचों पे कि मोदी और आरएसएस के बीच में एक अघोषित समझौता हो चुका है। वो ये है कि मोदी इस बात को मान गए हैं कि 2029 से पहले वो रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि आरएसएस जानता है कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया तो काफी एंटी इनकम्बेंसी उस वक्त तक जमा हो जाएगी। राज्यों में आप कितने भी चुनाव जीत जाएं, उससे तय नहीं होता है कि आप लोकसभा चुनाव भी जीत जाएंगे। अभी पिछले लोकसभा चुनाव से पहले, इस लोकसभा चुनाव से पहले आपने 3 राज्यों में शानदार जीत हासिल की थी। जैसे लोकसभा चुनाव शुरू हुआ, एंटी इनकम्बेंसी अचानक प्रकट हो गई। यहां तक राजस्थान में आप 11 सीटें हार भी गए। जी हाँ, जहां आपने अभी भी विधानसभा चुनाव जीता था, वहां आप 11 सीटें हार गए। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने विधानसभा चुनाव जीत लेते हैं, लोकसभा चुनाव जीतने में इनको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए ये चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में कोई नया चेहरा हो नेतृत्व करने के लिए, और उस नए चेहरे को हो सकता है मोदी जी को हटा के उसको ले आए और उसको 1-1.5 साल के अंदर स्थापित करने के बाद में फिर उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये एक मेरा अंदाज है। अब सर एक चीज ये भी, जैसे आपने कहा कि ये सर्वे जो है, ये सांप्रदायिक उन्माद का एक नया हथियार अब बन गया है, जैसे आपने कहा भी, और आप कह भी रहे हैं कि ये बहुत जमकर उपयोग होने वाला है। और साथ साथ जो ये आपने एक बात की, चुनावी बात करते हैं, अभी हमने देखा कि भले ही महाराष्ट्र में आपने बहुत सारी शंकाएं जताई कि उसके बहुत अलग कारण हो सकते हैं, और ये भी देखा गया है कि वहां पूरे का पूरा गांव वोट देने के दावा कर रहा है और कांग्रेस को 0 वोट मिले, ऐसा भी कुछ निकला। बहुत सारी चीजें जिसके ये भी कहा गया कि इस पे कहीं एक पूरे का पूरा एक वो करना चाहिए, जांच का एक बड़ा विषय है, एक पूरी इसमें वो होना चाहिए, जो हमारे यहाँ बच्चे करते हैं, एक अलग किस्म की जो खोज है वो उस तरीके से होना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में हमारे मध्य प्रदेश में हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान का जो क्षेत्र था वहां बहुत कम हो गया वोट, हारते हारते बचे, वहां बड़े आरोप लगे, एक वोट, एक तो मंत्री हार ही गए, तो कुछ चल नहीं रहा है। आप बिल्कुल फैक्ट बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो हथियार है, ये हथियार को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में मोदी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है, जो योगी जिस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, इन चीजों से आपको कहां फायदा हो रहा है और कहां नुकसान हो रहा है, इन दोनों पर निगाह रखनी होगी। खुद बीजेपी वाले भी निगाह रखे होंगे। देखिए, ये नारा बैकफायर, ये नारा बूमरैंग भी होता है। महाराष्ट्र में होते होते बचा है नारा बूमरैंग। यहां तक कि मोदी ने भी इस नारे से अपने आप को कुछ दूर किया है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इसके मुकाबले काफी सौम्य नारा है। जी जी जी, ध्वनि उसकी भी वही है, लेकिन उसकी वो जो वैसी आक्रामकता और वैसा इशारा इस नारे के अंदर नहीं है जो उसमें मुसलमानों के ऊपर इशारा है। वो एक तरह से एकता का आह्वान ज्यादा लगता है वो नारा। उसके बाद में नितिन गडकरी ने भी इसी तरह का नारा दिया, फिर राजनाथ सिंह ने भी नारा दिया जो ये बटोगे तो कटोगे नारे से अलग करता है। जब चुनाव जीत लिया तो देवेंद्र फडणवीस ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट में उन्होंने, देवेंद्र फडणवीस ने लिखा, मोदी है तो मुमकिन है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये 2 बातें लिखी जी। उन्होंने। ना अमित शाह का जिक्र किया, ना ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो अंतर्विरोध है, जो जंग छिड़ी हुई है, जो शीत युद्ध छिड़ा हुआ है, वो शीत युद्ध किस दिशा में जाएगा, इस पर भी निर्भर करेगा कि इनकी ये नीति कितनी चलेगी, कितनी नहीं चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक चीज इसमें जो मैं पूछूंगा, ये संसद का सत्र शुरू हो गया है और संसद के सत्र में इसको कोशिश हुई, होगी आगे भी, आज भी था वो, संभल भी गूंजा, मणिपुर की बात बार बार हो ही रही है, और साथ में अडानी वाली विषय जो है, तो क्या ध्यान बांटना भी कहीं कुछ इसके पीछे मंतव्य हो सकता है कि ये सब कराओ, ताकि खासकर जो अडानी को लेकर आज प्रधानमंत्री जी बहुत सारी बातें की, मैं अंत उसी प्रधानमंत्री जी के बयान से करूंगा, लेकिन ये भी कुछ ऐसे देखा जा सकता है कि कितना बांट दी, इतना लोगों का डाइवर्ट कर दिया, और बाकी इसके पीछे अपनी और राजनीति रोटी सेक सकते हैं वो सेकी जाए। इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, अदानी के प्रश्न को लेके ये लोग पूरी तरह कोशिश करेंगे कि उस प्रश्न को डिरेल कर दिया जाए, पटरी से उतार दिया जाए। उसके लिए तरह तरह की बातें की जाएंगी, तरह तरह की कलाबाजियां खाई जाएंगी। लेकिन इसके साथ एक समस्या ये है कि ये अडानी वाला मसला भारत की जमीन पर प्रोसेस हो ही नहीं रहा है। वो तो उस जमीन पर प्रोसेस हो रहा है जहां पे मोदी जी का प्रभाव है नहीं, जहां पे हिंदुत्व की राजनीति नहीं है। वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जमीन है। वहां के नियम कानून, वहां के प्रोटोकॉल सब अलग तरह के हैं।
डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ये संस्था SEC जो भारत की सेबी संस्था के समकक्ष है, इस संस्था ने मिलकर अदानी को कटघरे में खड़ा किया है और ग्रांड जूरी बैठी है ब्रुकलिन में। उसने जब कहा कि इनका इंडैक्टमेंट किया ना चाहिए, तब ऑटोमेटिकली सम्मन जारी हुआ है। अब यहाँ भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई है कल, जो आज भास्कर में खबर है। उस याचिका में कहा गया है कि इसकी जांच भारत में भी होनी चाहिए। जी देखिए, अब ये चीज जो है ना, ये कानूनी प्रक्रिया, इसमें आप राजनीतिक बहस में क्या कहते हैं, इससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा मसला जो है वो कानूनी प्रक्रिया में है। और जो लोग अडानी को हिंडनबर्ग मामले में उन्होंने समर्थन किया था, वो भी इस मामले में चुप हैं। खुद भाजपा की भी कोशिश ये है कि किसी तरह इस मामले से अपने आप को अलग रखा जाए। वो ज्यादा इसमें नहीं फंसना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें वो अडानी की मदद नहीं कर सकते। सर एक चीज और भी, सुप्रीम कोर्ट को नहीं इंटरवीन, जिस तरीके ये जो सर्वे के नाम पर जो कुछ हो रहा है, जब ASI और जो पूरा 1947 वाला जो वो है नियमावली है, सारा कुछ क्लियर है, फिर इस तरीके से किया जाना, कोर्ट्स क्या करो? सुप्रीम कोर्ट इसमें समस्या क्या है कि अदालती हस्तक्षेपों की एक सीमा है, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की एक सीमा है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही आप भारत के लोकतंत्र को बेहतर नहीं बना सकते हैं। कभी वो आपकी मदद करेगा बनाने में, कभी मदद नहीं कर पाएगा, कभी हो सकता है बिगाड़ने में भी उसका भूमिका हो जाए। तो कुछ कह नहीं सकते इसके अंदर। अब इस मसले को लेकर वहां जाया जा सकता था सुप्रीम कोर्ट कोई जा पाए उससे पहले 3 घंटे के अंदर तो उन्होंने सर्वे शुरू कर दिया। जी कुछ मौका ही नहीं दिया उन्होंने। अबे सर, जो आज प्रधानमंत्री जी जो जब सत्र शुरू होता तो थोड़ी देर के लिए एक ही बार वो आते हैं और कुछ अपनी बातें करके चले जाते हैं। जैसे उन्होंने आज जो भाषा थी उनकी, दबोचने की बात, हुदड़ंग की बात, अब विपक्ष क्या करे? किस तरीके से वो, उसके पास संसद ही तो है जहां पूछा जा सकता है, और इस तरीके खारिज करें, ये करें, ये कितना शर्मनाक है सर। ये देखिए, वो सब संसद है, संसद की प्रक्रियाओं को किस तरीके से नखदंत विहीन किया जाए, ये पूरी कोशिश है। संसद ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां उनका बस ज्यादा नहीं चलता, लेकिन वहां भी वो पीठासीन अधिकारियों के जरिए विपक्ष को नखदंत विहीन करते हैं। विपक्ष को प्रभावहीन बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। इस तरह के तमाम वक्तव्य दिए जाते हैं। विपक्ष को हुड़दंगी बता दिया। आज एक बार कहा गया था कि प्रधानमंत्री का गला 2 घंटे तक दबाया जाता रहा। तो इस प्रकार की बातें वो लगातार करते रहते हैं। विपक्ष को असल में दोनों जगहों पर अपना असर डालना होगा। केवल सदन में सवाल उठाने से काम नहीं चलेगा। विपक्ष को चुनाव जीतने की टेक्नोलॉजी भी पर महारत हासिल करनी होगी। हाँ, तो वो भी एक इशू है कि किस तरीके से विपक्ष जो है उसमें स्ट्रेटेजिक डेफिसिट का शिकार है। वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी की चालों की काट नहीं कर पाता है, अपने लिए नया नैरेटिव नहीं तैयार कर पाता है। ये भी एक समस्या है। जी। आखिर सवाल करूंगा सर, योगी आदित्यनाथ का जो सनाती उन्माद वाला हथियार है, ये मोदी के राजनीतिक अंत का जो है हथियार साबित हो सकता है, ऐसा माना जा सकता है? जिस देखिए, अभी हम लोग चाहें तो इस बात पर चर्चा कर सकते हैं, मान भी सकते हैं इस बात को, हमें उसमें कुछ अच्छा भी लग सकता है, मन में भी हमारे गुदगुदी हो सकती है कि हम अपने आप को सरकार के आलोचक के तौर पर देखते हैं। लेकिन इसमें आप नहीं कह सकते कि कब इन लोगों के बीच में एकता है और कब संघर्ष हो रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि लगातार इनमें संघर्ष ही होता रहेगा। संघर्ष के आयाम कुछ और हैं, एकता के आयाम कुछ और हैं। इनके ऊपर गौर करके इनको समझना होगा कि कहां पे इन लोगों के बीच में एकता है, कहां पे ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं और कहां इनमें काट फांस है, ये देखना होगा। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे परिस्थिति बदलेगी, रंग बदलेगा परिस्थिति का। अभी लोकसभा चुनाव बहुत दूर है। हाँ, बहुत दूर है। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है इनको, 6 महीने ही हुए, 6 महीने होने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी मुझे लगता है कि इन लोगों ने तय किया है कि अभी एकता के पहलुओं पर जोर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन वो आप जो आपने मुद्दे की बात ये कही कि शायद कितना ही ये करें, बटेंगे, बटोगे तो कटोगे, लेकिन ये शायद अब देश की जनता के सामने ये कार्ड तो कम से कम कार्ड नहीं चलने वाला है। कोशिशें करते रहें और सामने आएगा जरूर। अबे सर, आपने बहुत सारा वक्त हमारे लिए निकाला और पूरा एक जो दृश्य उस पे, संबल पर जो आपने एक इसके पीछे क्या कुछ हो सकता है उस पर अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। ये थे अभय दुबे सर, जो संबल के साथ साथ जो देश की भावी
राजनीति क्या करवट लेने वाली उस पर प्रकाश डाल रहे थे। चर्चा आपको कैसी लगी? हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। और ये जो अभय सर ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, ये जो वैमनस्यता की राजनीति है, ये बहुत देर तक, बहुत दूर तक चलने वाली नहीं है। और जो देश का वोटर है, जनता है, वो इसे सिरे से जरूर खारिज पहले भी किया और अब और ज्यादा ताकत से खारिज करेगी। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। यदि चर्चा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन ना दबाया हो तो उसे भी दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।